मुकेश सहनी का नाम घोषित करके मुकेश सहनी के खिलाफ उसी दिन बिल्डिंग सेट कर दी गई। बिहार में वो दो नेता, एक प्रशांत किशोर और दूसरा मुकेश सहनी, ये दोनों कांग्रेस और राजद से भी बुरी स्थिति में है। रही बात लालू यादव की, तो लालू यादव उस दौर में बहुत कमजोर थे। नीतीश और भाजपा मिलकर बिहार में लालू को ऑलमोस्ट निपटा चुकी थी। ये नीतीश कुमार और लालू यादव, इन दोनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने अपने हिसाब से चुनौती दी। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप हमारा खास कार्यक्रम गेम बड़ा है। भीड़ का मतलब वोट नहीं होता है। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा, आप इस कार्यक्रम में बने रहे, आपको जरूर पता चलेगा। लाख वादा कर लीजिए आप, लेकिन जनता का भरोसा जितना इतना आसान नहीं है। सभी मुद्दों पर बात करेंगे। आप समझ चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, लेकिन इन सभी का जवाब हम अपने पॉलिटिकल डॉक्टर नमन सर से लेंगे। आपको याद होगा गांधी मैदान का वो कार्यक्रम कि मैं गांधी मैदान भर दूंगा, लेकिन बिस्कुमान भवन से बस कुर्सियां ही कुर्सियां दिख रही थी। कौन है वो? बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच सर। जनता से एक वादा करना और उनके वादे पे खरा उतरना और भीड़ जो दिखाई पड़ता है रैलियों में, इस दोनों बात में कितना फर्क दिखाई पड़ता है सर? देखिए, मैं शुरू करना चाहूंगा 2014 के एक ऐसे वाक्य से, जब मैं पत्रकारिता में बहुत नया था। 4-5 साल हुआ था मेरी पत्रकारिता को, और एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न देश भर के पत्रकारों के समक्ष ये आया कि जिस हवा से नरेंद्र मोदी उड़ते हुए आए हैं, एक बहुत बड़ा तूफान लेके पीछे से अपने आए थे वो। अब तूफान उनको लेकर आया था या वो तूफान लेकर आए थे, ये संशय था जी। क्या नरेंद्र मोदी एक ऐसे अश्व पर सवार है, ऐसे घोड़े पर सवार है जिसको कभी किसी ने देखा ही नहीं? सोशल मीडिया का दौर शुरू ही हुआ था। फेसबुक, ट्विटर को वो नेता सीरियसली लेते नहीं थे। नरेंद्र मोदी उसी के हीरो बने, उसी पर नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी बढ़ी। और देखिए, बिना किसी, जैसे आजकल कई लोग हिट हो जाते हैं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, फिर कोई उनको कुछ ना, कहीं काचा बादाम, कहीं कुछ, वो फिर भूल जाते हैं लोग। लेकिन नरेंद्र मोदी चूंकि एक ऐसे हम्बल बैकग्राउंड से आते थे और इतना कुछ अचीव कर चुके थे उस सोशल मीडिया पैड तक पहुंचने की तक, कि उनके लिए केवल सोशल मीडिया एक हवा नहीं थी, बल्कि वास्तविक तौर पर एक तूफान, एक बवंडर था। और नरेंद्र मोदी जब 2014 में आए, तो बिहार के 2 नेताओं की मैं जिक्र करूंगा, जो समसामयिक इस विषय को समझाने में आसानी होगी मुझे, और आपको भी समझने में आसानी होगी। वो 2 नेता थे, नीतीश कुमार और लालू यादव। इन दोनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने अपने हिसाब से चुनौती दी, अस्वीकार किया कि हम नहीं मानते हैं नरेंद्र मोदी को। किसी ने अपना तर्क दिया कि वो पोलराइजिंग पॉलिटिक्स करते हैं, किसी ने माना कि वो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ हैं, कोई कहता है कि हम सेकुलर है इसलिए उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। नीतीश के पास भी यही कारण थे। नीतीश ने इन्हीं कारणों के हवाले देकर अपने आप को भी एनडीए से अलग किया और धीरे धीरे एनडीए के खिलाफ होते चले गए। लेकिन चूंकि उस वक्त वो नीतीश के साथ में, वो लालू के साथ नहीं जा सकते थे, बिल्कुल, तो इसलिए उनका चॉइस ये रहा कि वो अकेले चुनाव में जाएं। रही बात लालू यादव की, तो लालू यादव उस दौर में बहुत कमजोर थे। नीतीश और भाजपा मिलकर बिहार में लालू को ऑलमोस्ट निपटा चुकी थी। 2010 के बाद लालू के पास कुछ बचा नहीं था, जैसे आज तेजस्वी की स्थिति है, उससे बुरा था उनका। तो लालू यादव पैकअप कर चुके थे यहाँ से। कांग्रेस ने उन पर रहमो करम करते हुए उनको केंद्र में मंत्री बना लिया था रेल का, लेकिन इससे ज्यादा उनकी कोई पहचान नहीं थी, बची नहीं थी। ऐसे में उन्होंने भी, चूंकि कांग्रेस के साथ रहना है, विरोध करना है हर अगले पोलराइजेशन राजनीति का, तो उन्होंने भी आंख मूंदकर मोदी को अस्वीकार किया कि नहीं मोदी नहीं, कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होना है। जब ये सारी बातें हो रही थी, तो नरेंद्र मोदी तेजी से अपना काम कर रहे थे, और 14 के चुनाव में जो आंधी आई नरेंद्र मोदी रूपी, उसने 2 बड़े पेड़ों को निस्तनाबूद किया। नीतीश कुमार कालांतर में झुक गए, बिल्कुल, तो उन्होंने अपनी राजनीति बचा ली। लालू झुके नहीं, लालू लड़ते रह गए, उखड़ गए। आपको भी पता होगा कि जो पेड़ तूफान में झुक जाते हैं वो उखड़ते नहीं है, बिल्कुल बच जाते हैं। तो नीतीश बच गए, लेकिन लालू उखड़ गए। और उसके बाद से लालू यादव कंप्लीटली जब भी खड़ा हुए तो वो नीतीश के सहारे ही खड़ा हुए, या कोई ना कोई सहारा उनको मिला, अदरवाइज उनकी राजनीति लगभग समाप्त सी थी। और मोदी के आने के बाद से इन क्षेत्रीय दलों का जो रिवर्स पोलराइजेशन,
या पोलराइजेशन के समक्ष छोटा पोलराइजेशन करते थे, खासतौर पे जो अल्पसंख्यक समाज है उसका, उनकी राजनीति एक तरह से कहा जा सकता है कि निस्तो नाबूद हो गई। एक टर्म मुलायम माफ कीजिए अखिलेश जीते थे, लेकिन उसके बाद कोई रास्ता किसी का नहीं मिला। साउथ में चूंकि जो डेमोग्राफिक डिवीजन है वो अलग है, तो वहां नरेंद्र मोदी कई राज्यों में नहीं सफल हो पाते हैं, लेकिन वही उसी क्षेत्रों के लिए, उन्हीं जगहों पर जीतने के लिए नए नए रणनीति इख्तियार किए जा रहे हैं। कहीं ओवैसी आ जाते हैं, कहीं क्षेत्रीय पार्टी जैसे नायडू की पार्टी है उसका समर्थन लेना पड़ता है, कहीं और भी लोगों से अभी आगे चल गठबंधन होगा वो देखिएगा, कहीं शिंदे की जरूरत पड़ जाती है। तो ये मोदी का समझना निजाम को और उस आधार पर फैसले लेना है। बिहार में भी इस बार भाजपा बहुत मजबूत थी, लेकिन नीतीश को साथ क्यों ले ली लोकसभा से पहले? क्योंकि मोदी जानते थे कि नीतीश साथ है तो ये जीत की गारंटी हो जाती है, नहीं तो नुकसान हो सकता था। बिल्कुल। और नीतीश को भी बदले में क्या मिला? देखिए 24 में मोदी को मिला, नीतीश को 25 में मिल गया, दोनों एक हाथ ले हो गया। बात बराबर। ऐसा कौन? लालू का पूरा कुनबा, कांग्रेस। लेकिन लालू और कांग्रेस से भी ज्यादा इस बार बड़े लूजर बिहार में दो पार्टियां हुई हैं, दो नेता हुए हैं, और ये दोनों बड़बोले हैं, ये दोनों फटे ढोल की तरह हैं। इनको आप बजा भी नहीं सकते हैं और इनको आप रिपेयर भी नहीं करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों स्वयंभू हैं, दोनों भरमा है, दोनों को लगता है कि यही ब्रह्मा विष्णु महेश है। महत्वाकांक्षी हैं। महत्वाकांक्षी होना गलत नहीं है, स्वयंभू होना गलत है। महत्वाकांक्षी तो नीतीश भी है, इस उम्र में भी कुर्सी चाहिए। तेजस्वी महत्वाकांक्षी है, मोदी जी महत्वाकांक्षी है, चिराग पासवान महत्वाकांक्षी है। महत्वाकांक्षी तो सभी है। राजनीति में जो आता है वो जनसेवा करने नहीं आता है, उसके लिए और भी तरीके हैं। राजनीति में वही आता है जिसकी महत्वाकांक्षा, सत्ता, ताकत, एब्सोल्यूट पावर होती है, और इसी के इर्द गिर्द घूमते रहती है राजनीति की। लेकिन बिहार में वो दो नेता, एक प्रशांत किशोर और दूसरा मुकेश सहनी, ये दोनों कांग्रेस और राजद से भी बुरी स्थिति में है। दोनों का खाता नहीं खुला है। प्रशांत किशोर तो कम से कम ये कह सकते हैं कि चलिए मेरा पहला चुनाव था। बड़बोले हैं, जितना बोल दिए, जितना बिल फाड़ दिए, उस हिसाब से तो प्लेट मांजना पड़ेगा जी। शाही बिरयानी लाइए, शाही पुलाव लाइए, मुर्ग मुसल्लम लाइए, जब बिल भरने के बाद तो पैसा तो है ही नहीं, ये प्लेट मजिए, व्यवस्था है आपके लिए। मुकेश सहनी इज द बिगेस्ट लूजर ऑफ बोथ ऑफ देम, क्योंकि मुकेश सहनी तो 2018 में अपनी पार्टी लेकर आए थे, जनाधार भी है, वोटर वर्ग भी है, जातीय समीकरण भी साथ है, गठबंधन भी साथ है, तब कैसे मर्द आपका पंचर होता है गाड़ी हर बार? इसका मतलब कि आप फैसला लेने में महा गलती करते हैं। सर डिप्टी सीएम का ऑफर था, भरमा है, मैं कह रहा हूं भरमा है ये फैसला। मैं तो उस समय भी कह रहा था, क्या मैंने नहीं कहा है? क्या वो ऑन रिकॉर्ड नहीं है कि ना 9 मन तेलोगी ना राधा नाचेगी? इतना ही नहीं है, जब तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो मुकेश सहनी का डिप्टी सीएम बन जाएंगे। कौन दुनिया में बन जाएंगे? वो गए थे दिल्ली, बोला ही था एयरपोर्ट पे उन्होंने कि बेहतर इलाज के लिए दिल्ली जा रहा हूं। ठीक है, जो भी कारण रहा हो, 2018 में जिस पार्टी का उद्भव हुआ उसके साथ मल्लाहों का वोट बैंक जुड़ा। बिहार सरकार के आंकड़े के हिसाब से भी 8 से 10% मल्लाह है इन टोटलिटी, मतलब बेलदार, बिन, नोनिया, ये सब जो जातियां हैं, ये जोड़कर पनिकर ये 8-10% हैं, और उनके हिसाब से 12-13% है। सबको गंगा जल लेकर शपथ भी दिलाया, हाईटेक बस लेके पूरे बिहार घूमे, कितना मीडिया चैनलों को मैनेज किया, खबर चलाने के लिए दिल्ली से लगातार एडिटरों को बुलाया गया। मुकेश सहनी का रोज धकाधक इंटरव्यू, आज फलनवा जी मौर्य होटल में रह रहे हैं, आज चिलंजवा जी मौर्य होटल में रह रहे हैं। इस सारे चैनलों के संपादक मौर्य में अपना खर्चा पर मुकेश सहनी का इंटरव्यू लेने के लिए आ रहे थे। ये तो हो ही नहीं सकता है। हो सकता है कभी और इतना कुछ करने के बावजूद जो मुख्य रणनीति है कि हम चुनाव किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं, ये क्लियर नहीं था। ये भी तय नहीं था कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं। 60 पे लड़ेंगे, डिप्टी सीएम भी लेंगे, ये भी लेंगे, वो भी लेंगे, आरक्षण के बिना कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और जब डिप्टी सीएम वाली बात कह दी गई, सीटें भी कम ले ली और आरक्षण का मुद्दा भी भूल गए। और जो बात सीधी है, जो व्यक्ति अपने वोट बैंक का सम्मान नहीं करेगा, उसका वो वोट बैंक परमानेंट नहीं होगा। किसी की बपौती नहीं है, बिल्कुल। मल्लाह किसी के पिछलगू नहीं है। मैंने शुरू से कहा और आज भी कह रहा हूं, बिहार के मल्लाहों ने 2 चीजें देखी। एक, मुकेश सहनी का लगातार होता अपमान, तेजस्वी लगातार अपमान कर रहे थे। अंतिम मंच पर
आकर अशोक गहलोत ने उनको कह दिया कि डिप्टी सीएम बनेंगे, और वो भी बैकफायर कर गया। ये स्ट्रेटेजिकली इतना गलत था। जिस दिन घोषणा की गई कि मुकेश सहनी बनेंगे, उस दिन साथ में वहां बैठे हुए जितने मुसलमान थे, जो 18% जनसंख्या में है, वो सोच रहे हैं 14% वाला मुख्यमंत्री बन जाएगा, 8-10% वाला डिप्टी सीएम बन जाएगा, हम क्या करें? 18% वाला कहां? हम क्या करें? हम दरी बिछाए। और आपको याद होगा, आप जितने भी इंटरव्यूज उसके बाद लिए हैं, सारे जगह पे मुसलमान नाराज थे। बिल्कुल। अगर ओवैसी तब तक नहीं जीत रहे थे 500 सीट, उस दिन तो कंफर्म ये हो गया कि जीत रहे हैं। ये झंडू बाम रणनीतिकार जो इनके हैं, इतनी बड़ी गलती करवाया इन लोगों ने। मंच पर बड़े बड़े नेताओं को फजीहत कराया जाता है। कौन समझता है बिहार को? क्या राहुल गांधी बिहार समझते हैं? उस आदमी को ठीक से ये नहीं पता कि कितना विधायक जीता है उसका। वो बुला के जब विधायक खड़े होते राहुल गांधी के सामने, कहते हैं इतना ही लोग आए हैं। हाँ सर, 6 को है। अच्छा 6 ही है? अरे तो रिजल्ट नहीं देखे थे उस दिन? कौन नशा करके बैठे हुए थे? बड़ी तैयारी में लगे हुए हैं। छोड़िए यार बड़ी तैयारी, मैं फिर वापस मुद्दे पे आ जाऊं तो फिर हम पता न चल जाएंगे उधर। बात सीधी है, मुकेश सहनी का नाम घोषित करके मुकेश सहनी के खिलाफ उसी दिन फील्डिंग सेट कर दी गई। उसी दिन सारा मुसलमान बोला अच्छा 18 वाला को तुम इग्नोर कर रहे हो, मुकेश सहनी जी बनेंगे। और मुकेश सहनी को धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी हमारे विश्लेषण के माध्यम से कि दुनिया ठीक नहीं जा रही है, हमारी गड़बड़ा रहा है सब कुछ। इसीलिए अंत में अपने नहीं रहता कि आप लगा रहे हैं दाव, लगा रहे हैं, चलो 100 रुपया और लगाओ, लग रहा जीत जाएगा, 100 रुपया लगाओ, अरे तो गड़बड़ा गए। क्या करते हैं? आखिर जो 5-10 रुपया बचता है उसको रख लेते हैं, ताकि जीवन अपने भाई को बचा लिया उन्होंने। बिल्कुल, बोरा बोराम से वापस ले लिया उनका नामांकन। लेकिन फिर भी चलाने वालों ने चला दिया कि मुकेश सहनी के भाई को 1500 वोट आया है, 1500 की 1700 वोट। चुनाव लड़ा ही नहीं उन्होंने। मतलब फजीहत पे फजीहत। और सबसे बुरी बात तो यह है, क्या मैं शुरू से नहीं कह रहा था, क्या मैं शुरू से नहीं करता दर्शकों कि मुकेश सहनी को 0 आएगा? क्या मैं शुरू से नहीं कर रहा कि मुकेश सहनी यदि 50% से ऊपर वोट लेके आ जाए, मैं तो 50 तो मैंने अतिशोक्ति में कह दिया था कि ढेर लोगों को बुरा लग जाएगा। हम हर किसी के दुश्मन क्यों बने फालतू में? सच बोलने से ही दुश्मनी हो जाती है। तेजस्वी मुंह देखना नहीं पसंद करते हैं, भले हम कितना बढ़िया राय दे देते तेजस्वी तो लेवे नहीं करेंगे, अरे नहीं हम जहरे पी लेंगे ना, नमन मिश्रा बोले तो नहीं पियेंगे, नहीं पियेंगे अमृत, जहरे पियेंगे। वही हाल मुकेश सहनी का है। और मैंने कहा था कि 50% भी मुकेश सहनी वोट अपने समाज का लेके आ जाए तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। हम तो पत्रकारिता कर रहे हैं, मुकेश सहनी का है। मतलब सहनी समाज भी मुकेश सहनी से छिटक गई, पूरी तरह से छिटक चुका है, और ये इनकी गलतियों की वजह से हुआ है। आप एक स्थायी रणनीति से किसी भी गठबंधन में नहीं थे। अंतिम समय तक आप दोनों नाव में पांव डाल रहे थे, और ये समाज आपका देख रहा था। वो देख रहा था कि नहीं हो सकता ना, हमारा नेता इसलिए भाजपा और तेजस्वी दोनों से बात कर रहा है, उसका हमारे आरक्षण की बात कर रहा होगा। और अंत तक क्या हुआ? आईपी गुप्ता बैठकर मेरे ही चैम्बर में इंटरव्यू में बोले थे कि हम मेरे मुकेश सहनी में जमीन आसमान का अंतर है। नमन जी, आप उस आदमी से हमको मत कंपेयर कीजिए। गठबंधन की मजबूरी है कि साथ बैठे हुए थे, लेकिन आईपी गुप्ता को जब मुकेश सहनी कोई कह देता है तो बहुत अपमानित महसूस करते हैं अपने आप को। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि वो आदमी अपने समाज का नहीं है। मैं अपने समाज का हूं। भाजपा फोन करके, मैं दावे से कह रहा हूं, भाजपा फोन करके आईपी गुप्ता को मंत्री पद का ऑफर दी है, और दिल्ली के एक बड़े नेता ने फोन करके भाजपा का कहा है कि आपको हम गारंटी दे रहे हैं, आप मंत्री बन जाइए। क्या कहा? ऑन रिकॉर्ड कहा है, आरक्षण को लेकर, आरक्षण दीजिए, हमारे समाज को नहीं चाहिए मंत्री, आप दे दीजिए आरक्षण, हम तैयार हैं। इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म फीजिबल पॉलिटिक्स, अपने लोगों के लिए। हाँ, 4 दिन के चांद लोगों की छोड़ी ना, हो सकता है आईपी गुप्ता अपने लोग के लिए सोचते हो, लेकिन कम से कम राजनीति तो आगे का कर रहे हैं ना। समाज के लोग तो उनके मैसेज देखेंगे ना, हाँ भाई बात तो सही बोल रहा है। विधायक लड़के बना, विपरीत आंधी में बना, सब हार रहे थे तो वो जीत के आया। बिल्कुल, भाजपा के दिग्गज नेता को हरा के आया, राजपूत के गढ़ से हरा के आया है। त्रिकोणीय लड़ाई हुई, उसमें भी जीत गया। और अंत में जब भाजपा ने मंत्री बनने के लिए बुलाया तो ठुकरा दिया। ये याद रखता है जनता, ये वोटर याद रखता है। आपका वोटर क्या याद रखेगा मुकेश सहनी जी? आपका वोटर ये याद रखेगा कि मंच पर अशोक गहलोत जब कह दिए और हमारे डिप्टी सीएम होंगे मुकेश सहनी जी, तो लगा जैसे एक के हाल ही में नहीं होता है कि मतलब बच्चा निकाला एक के बारे मैट्रिक का, एक उसका ब्याह का बात हो गया, 10 लाख दे, तिलक भी दे देंगे इनको, ऐसा लड्डू फूटने लगा मुकेश सहनी। शपथ भूल ही गए मुकेश सहनी कि एक समाज पीछे खड़ा है जो इस इंतजार में बैठा हुआ है कि उसको आरक्षण मिलेगा, और वो ये सोच रहा है कि हम तो गंगाजल हाथ में लेके कसम खाए थे कि अपना वोट किसी को नहीं देंगे। नेताजी आप खाए थे कि नहीं कि कोई भी बात नहीं, आरक्षण के अलावा किसी भी मुद्दे पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आपने एक डिप्टी सीएम की कुर्सी, वो भी आभासी कुर्सी के लिए बेच दिया समाज को, जिसका कोई मीनिंग नहीं। इसके चलते झेलना पड़ रहा है आज आपको।
और मैं दावे से कह रहा हूं मुकेश सहनी के उठने की संभावनाएं 0। शून्य। 0 कहा देंगे, शून्य देंगे। शून्य में कुछ जोड़ा नहीं आ सकता है। तो आने वाले कुछ समयों में 0 इज बाइनरी। तो 0 बाइनरी में क्या होता है ना कि कुछ जोड़ दीजिएगा तो प्लस माइनस हो जाता है, लेकिन शून्य शून्य होता है। तो सर अब क्या करेंगे मुकेश सहनी? आने वाले समय में बिहार में राजनीति को लेकर क्या देखेंगे खुद के लिए? एबीसी समाज की एक बड़ी जनसंख्या मलाह है। मलाहों का नेचुरल टेंडेंसी टुवर्ड्स बीजेपी रहा है, शुरू से कह रहा हूं। और बीजेपी ने बिहार में हरि सहनी को आगे करके वो जो जगह है ना वो उसको खपा लिया है। भले अलग बात है कि उनको मंत्री नहीं बनाया गया, वो भी एक रणनीति है, उस पर विश्लेषण होगी, लेकिन चुनाव तक कम से कम दूध दूहने के लिए बछड़ा को आगे कर दिया था हरि सहनी को, और समाज देखा। और एक नेचुरल टेंडेंसी इसलिए रही है बीजेपी के तरफ इस समाज की, क्योंकि यादव समाज जो गांव में रहता है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ यादव लोग प्रताड़ित जरूर करते हैं, पिछड़ी जातियां उनसे बहुत प्रताड़ित रहती हैं, और उसमें एक मलाहों की एक बड़ी जनसंख्या आती है। सब्जी वाले के यहाँ भैंस चढ़ जाती है घर खेत में घुस के, कुशवाहा नाराज। उसी तरह से मछुआरा कोई मछली मारने जाता है तो ये खबरें हर जगह आती हैं। और ये तो मुकेश सहनी ने शायद कहा भी है ऑन रिकॉर्ड, ये ऑन रिकॉर्ड कहा है, हाल ही के इंटरव्यू में कहा है कि यादव समाज से हमारा नेचुरल नहीं पटता है मलाह समाज का, लेकिन फिर भी हम लोग गठबंधन में है तो हमारा समाज वोट करेगा। भरम टूट गया। चलिए अब एक भरमाह की बात छोड़िए, दूसरे भरमाह की तरफ चलते हैं जी। एक और भरमाह बिहार आया था, प्रशांत किशोर। हाँ जी, किने सर प्रशांत किशोर का आप देखे थे ना? कोई कहाँ है बताइए ना, कुछ है पता कहाँ है? पहले तो दिख रहे थे, आजकल दिखे कि नहीं? इधर एक हफ्ते में नहीं, रील में दिखते थे, अब तो रीलों में नहीं दिखाई दे रहे हैं। रील वाला में पेमेंट नहीं हो रहा होगा इसलिए नहीं चल रहे होंगे। और रही बात सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक उपस्थिति, असंभव है कि वो इस राज्य में लंबा राजनीति कर पाए। हम किसी बस फटावा की तरह ये नहीं कहेंगे कि ना करी है तो ना करी है राजनीति बिहार में, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन आई डोंट सी कि 5 साल मुकेश प्रशांत किशोर बिहार में राजनीतिक संघर्ष, वो भी बिना किसी सदन के होते हुए कर पाएंगे। तेजस्वी यादव चुनाव हार गए होते ना, आज उनके लिए भी मैं यही कह रहा होता। और फिर भी मैं कह रहा हूं सदन खत्म होगा, तेजस्वी यादव को खोजते रह जाओगे कहां है। तो फिर क्या तेजस्वी यादव अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका में नहीं? मैंने तो ये भी कहा था, आपको याद होगा कि शायद ही हमको लगता है कि शपथ तो लेने आए हैं, लेकिन चलिए राजनीति का तकाजा है, 5 दिन रह जाए तो भी अपने आप में जुबाही है। 5 दिन उपस्थित सदन में रह जाए तेजस्वी, तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी मुझे लगता है। और आगे तो बिल्कुल ही वो नहीं रहेंगे, ये तय है। आईपी गुप्ता विपक्ष का एकमात्र चेहरा बिहार में संघर्ष करता नजर नहीं आया तो राजनीति छोड़ दें, मैं पत्रकारिता छोड़ दें। चलिए मैं फिर कह रहा हूं, इसके अलावा कोई चेहरा ही नहीं मिलेगा आपको, मैं दावे से कह रहा हूं। कोई कन्हैया बिहार में संघर्ष करने नहीं आएगा, कोई राहुल गांधी बिहार के विपक्ष के और विपक्ष के वोटरों के लिए खड़ा होने नहीं आएंगे, मुकेश सहनी मुंह नहीं दिखाएंगे। पप्पू यादव का पप्पू यादव हर जगह है। पप्पू यादव तो पक्ष के विपक्ष के दोनों में है। हसुआ के ब्याह खुरपी की दोनों गाते हैं, हसुआ के ब्याह में नजर आएंगे, खुरपी के गीत गाने में नजर आएंगे, भाजपा नेता के साथ पार्टी में भी नजर आएंगे, और अगले दिन किसी रोड पर लेट के नोट दिखाते नजर आएंगे, ले ले भाई अपना ले ले हिस्सा, क्या हुआ आप, क्या कुछ हो गया ले लीजिए मेरे से। तो सर प्रशांत किशोर के बारे में क्या लगता है आपको? प्रशांत किशोर जो दावा कर रहे थे कि नीतीश कुमार को 25 सीट नहीं आएगा, और अगर हमको 130 सीट भी, दावों का श्रृंखला जो समझे, क्रोनोलॉजी जी, पहले आए तो कहे कि नीतीश कुमार लायबिलिटी है एनडीए के लिए, नीतीश कुमार 12 सीट जीत के आए लोकसभा में, पहला तमाचा प्रशांत किशोर। फिर उसके बाद दावा किया कि लोकसभा में लड़ूंगा, हमारी पार्टी लड़ेगी, कुछ शायद ऐसा कुछ कहा था उन्होंने, हमारे पास तो डायरी में लिखा हुआ है कि हम लोग ये 10 सीट लड़ रहे हैं कम से कम, नहीं लड़े नीतीश कुमार, हट। फिर तीसरा दावा कि अब नीतीश कुमार बुढ़ा गए हैं, नीतीश कुमार को भाजपा फेंक देगी, नीतीश कुमार को 25 को सीट नहीं आएगा। ले एक दावा और सर, उपचुनाव। हाँ उपचुनाव है तो बोलना है जितना बोल लीजिए। और इस सारे दावों का हकीकत क्या है? नीतीश कुमार सामने खड़े करते हैं, हट। इनका भी कुछ भी हो, नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर जैसे कितने पोपट पाले थे, कितने पोपटों को राजनीति में लाए। नीतीश कुमार थे तो आप आरसीपी सिंह थे, नीतीश कुमार नहीं है तो कौन आरसीपी सिंह? कहे देखें आप आरसीपी सिंह नजर आए हैं? एकदम नहीं दिखाई दिए। मुझे लगता है इसी पटिया में शायद, हाँ साथ ही हैं, नजर भी नहीं आए चुनाव भर में, कुर्सी पे रहते थे। नीतीश हटी, दुर्घटना घटी, ये तय है। प्रशांत किशोर को लगा कि हम नीतीश कुमार हो गए,
प्रशांत किशोर को लगा कि हम तो मोदी जी का 2014 वाले में थे साथ में। अरे भाई असिस्टेंट से ना थे, असिस्टेंट थे ना। मैं किसी को अपमानित नहीं करना चाह रहा हूँ, ये चैनल चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। अब कोई एक आदमी आप ही लोग में से तय कर ले, एक सम्मिलित प्रयास है, लेकिन एक ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति जो पत्रकारिता ज्यादा इनसे जानता हो, जो सारी चीजों को समझता हो, वही ना समझा सकता है सबको, सिखा सकता है, सिखा सकता है, वो प्रोटोकॉल मेंटेन कर सकता है। अगर कोई वीडियो एडिटर उठ के कह दे कि हम ही चैनल चला रहे हैं, आप देखिए हम अपना खोल कर दिखाते हैं, तो क्या करिएगा? आपको अनुभव नहीं है, आप कुछ ऐसा चला दिएगा खबर की 15 परसों तिहाड़ जेल में। बिल्कुल। बेल कराने के लिए नमन मिश्रा को फोन कीजिएगा, नमन सर ऐसा कि चला दिए थे खबर, तो उस पर तो संज्ञान हो गया, थोड़ा छुड़वा दीजिए। तो पत्रकारिता का तकाजा समझो दोस्त। इसी तरह से नीतीश कुमार की राजनीति का तकाजा साथ रह के नहीं समझ पाइएगा। जब तक आप अपना पार्टी नहीं चलाइएगा और ये अप्स एंड डाउन से नहीं गुजरिएगा। एक समय था नीतीश कुमार भी इसी संघर्ष से तो गुजरे थे। लालू यादव की सत्ता थी, नीतीश आसपास दूध में पड़ी मक्खी की तरह भटकते रहते थे, कोई पूछता नहीं था। लेकिन नीतीश कुमार ने संघर्ष किया, बिहार कभी नहीं छोड़ा, बिहार में लड़ते रहे और नीतीश कुमार ने बिहार में अपनी जगह बनाई। ये काम सबसे संभव नहीं है। मैं कारण है कुछ कि आईपी गुप्ता को बाकी सारे विपक्ष के नेताओं से बेहतर नंबर्स देता हूं। उसका कारण है ये आदमी जुझारू है। और एक बात है ना, ऐसा क्यों होता है कि नमन मिश्रा कहता है कि आदमी जीतेगा तो वही जीत जाता है? क्या अमित शाह रिमोट मेरे पास कहा गया है? नहीं सर, टिप देते हैं यहाँ से, दूरदर्शी हो। मैं संघर्ष देखता हूं, मैं जानता हूं कि कौन कितना अपना दाव लगाए हुए। आईपी गुप्ता के पास किस पैसे, किस बात की कमी है भाई? इतना पैसा रखे हुए है, वो आदमी अगर यहाँ आया है तो पैसा तो मोटिवेशन नहीं हो सकता है। बिल्कुल। इसका मतलब मैंने बोला ना कि हवाई जहाज पे उड़ता हुआ आदमी रोता है क्या? हम तो रोते हुए देखे हैं। हवाई जहाज में उड़ रहा है, रो रहा है, और मेरे साथ तो कोई पत्रकार वाला रिश्ता है नहीं उनका। फिर तो जो मैंने भावना देखी अपने समाज को लेकर, अपनी माँ का दर्द देखा, उनके पिता का दर्द देखा, उनके समाज का दर्द देखा, जो उनको फोन्स आते हैं हमारे साथ बैठने के दौरान, वही कहानी ये साफ कहते हैं कि आईपी गुप्ता संघर्षों का पैदाइश है। वो नेता नहीं है, अपने समाज का आवाज है, और उस आवाज को समाज दबने नहीं देगा। मुकेश सहनी के पास भी वो मौका था। रही बात प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर के पास कोई भी सर्टिफाइड ट्रैक्ड वोट बैंक नहीं है। प्रशांत किशोर जो भी वोट लेके आएंगे कालांतर में आगे भी, इट विल ऑलवेज बी अ फ्लोटर वोट। बिल्कुल। और जब भी, मैं शुरू से कह रहा हूं, मैं तो कौन राजनीतिकार हूं यार, 3 में 13 में, हमको क्या पता, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, जब लड़ाई बिहार में होगी वो दो तरफा ही होगी। प्रशांत किशोर जैसे लोग आएंगे, प्रयास करेंगे, लेकिन उस प्रयास में कितनी ईमानदारी है जनता तुरंत चेक करके बता देगी। बिल्कुल। तेजस्वी यादव फ्री में राजनीति नहीं बिहार में कर रहे हैं, उनके बाबूजी ने पूरा संघर्ष बिहार में किया है, अपना सारा जवानी दिया, तब जाकर कर रहे हैं। नीतीश कुमार भी अपना जवानी खपा है, तब जाकर कर रहे हैं। आप 4 दिन में आके राजनीति कर लीजिएगा, नहीं होगा। इतना आसान। चिराग पासवान 0 से उठे हैं, धूल फका दिया गया था यही बिहार में, और चिराग पासवान को भी मैं ही लिखने वाला हूँ कि लगता है चिराग पासवान भागेंगे राजनीति छोड़ के बिहार के, लेकिन वो आदमी गलत साबित किया है। बिहार में संघर्ष किया, ठीक है, क्रिटिसिज्म को मेरे उसने पॉजिटिवली लिया चिराग पासवान ने, इसलिए चिराग पासवान आज स्थिति में है। बिल्कुल। आपके मेरे विश्लेषण के विपरीत वो आदमी लकीर खींच रहा है अपनी। ऐसा ही प्रशांत किशोर करे, ऐसा ही मुकेश सहनी करे, तो नहीं हवाबाजी, मेरे पास इतना पैसा है, अरे हम 200 करोड़ लाएंगे और बिहार में लगा के जीतेंगे, चुनाव जीत गिला सर। वो दिन ओने मंगरू ने हंगरू दोनों जन लटक गिला लोग, कोई फायदा ही नहीं है बिहार राजनीति में। ऐसे लोगों की जगह नहीं है। बिहार पॉलिटिकल जो कहा जा सकता है कि बैटल ग्राउंड है। यहाँ पर हर प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, लेकिन सफल वही एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनके पीछे शुद्ध राजनीतिक और सामाजिक मकसद होता है। प्रशांत किशोर की कोई भी बात टैली नहीं कर रही थी सर। वो दिन आप भी आई थिंक सो नहीं भूले होंगे, गांधी मैदान, एक दिन के बीच करके आईपी गुप्ता और उसके एक दिन पहले गैप करके प्रशांत किशोर, दोनों ने रैलियां की। लेकिन प्रशांत किशोर की रैली और आईपी गुप्ता की रैली में क्या डिफरेंसेस दिखा, वो तो उसी दिन साफ हो गया। ये प्रशांत किशोर कभी मानेंगे नहीं। प्रशांत किशोर की तरफ बड़बोले तो आईपी गुप्ता है नहीं, बड़बोले वो आईपी गुप्ता भी है, बोलता वो भी ज्यादा है। लेकिन बात सच है कि वो बोलता है तो उसको प्रूव करता है। जब उसने मेरे स्टूडियो में आईपी गुप्ता ने कहा कि हम गांधी मैदान भर देंगे, तो हमको शक हुआ। प्रशांत किशोर ने, मैं पूरा बिहार घुमा आईपी गुप्ता के आगे पीछे कार्यक्रम में, मैंने देखा कि हर जगह भीड़ जुटा रहा है। मैं लोगों से ही पूछता था, उस चक्कर में लड़ाई भी होता थी सबसे, क्या यार तुम जाओगे थोड़ी पटना, यही हवा पानी दे रहे हो, सब चला आया। बिल्कुल। आके फोन कर रहा है, सत्तू और प्याज के साथ। तो ये
डिफरेंशिएट करता है। कुर्सी भी नहीं लगा था सर। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई कुर्सी तो प्रशांत किशोर यूज किया गया था, और वो कुर्सी प्रशांत किशोर को ही नहीं पूरे बिहार को दिखाई पड़ा। और प्रशांत किशोर का रैली फ्लॉप कर गया। क्यों फ्लॉप किया? आपने सोचा कि हम पैसा खर्च करेंगे तो लोग आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता सर। बस आ गई थी लेकिन लोग नहीं थे। छोड़िए महाराज, बस आ गई थी। इतना धूर्त आदमी है कि गांधी मैदान में नखड़ा कर रहा था, मरीन ड्राइव पे मेरी गाड़ियों को रोक दिया गया। जितना पत्रकार गया आप लोग गए, मिला आपको गाड़ी कहीं? कोई गाड़ी नहीं था जिसको रोक सकता है कोई। आईपी कुत्ता के लोगों को रोका, पैदल चल दिया सब, झोला लेके। तब बच्चों को लेकर नौनिहाल। इनके साथ कौन आएगा भाई? कोई वोट बैंक नहीं है, कोई, मैंने कहा ना कि कोई सेट वोट पैटर्न नहीं है इनका। इनके फ्लोटर वोट्स को ये चाहते थे अपने पाले में करना, कोई नहीं जाएगा। बिहार की राजनीति को समझिए, अपमानित मत कीजिए बिहार के नेताओं को। आप नीतीश कुमार को अपमानित करते हैं तो बिहार का बड़ा वोट बैंक सोचता है कि अरे ये तो इतना बड़े नेता को गरिया रहा है। सर एक आखिरी सवाल, प्रशांत किशोर 6 महीना का टाइम दे चुके हैं कि 6 महीना में 10,000 से अगर 2 लाख नहीं मिलता तब सवाल जवाब आगे करेंगे। सबको पैसा मिलने वाला है, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बिल्कुल, ये हवाई बात नहीं है। बिहार की मौजूदा सरकार जो काम करेगी यह नाजीर प्रस्तुत करेगी, मैं दावे से कह रहा हूं। मोदी नीतीश इतने बेवकूफ नहीं है, ये सबको पता है कि जो मैंडेट मिला है ना, अगर आज इस मैंडेट को 6 महीने में जस्टिफाई नहीं करेंगे एक्शन से, प्यार वापस नहीं देंगे जनता को, तो बंगाल छोड़िए ना, पूरे देश से भाजपा समाप्त हो जाएगी। एक के बार प्यार, फिर उसके बाद तकरार होता है। बिहार में 200 प्लस सीटें मिलने का फायदा तो नुकसान भी है। जनता देख रही है, इंतजार में बैठी हुई है कि जो जो वादा किया था करिए मोदी जी पूरा, और नहीं कीजिए तो फिर क्या होगा? खदेड़े जाइएगा इसी बिहार से। बिल्कुल। चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर और मुकेश सहनी आने वाले समय में बिहार में क्या कुछ करते हैं। आप हमारा खास कार्यक्रम गेम बड़ा है देख रहे थे। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386